ओके, तो ट्रेट थ्योरी के बारे में मैं ये कह रही थी कि अभी तक बाकी जितनी भी थ्योरीज है ना, उनमें एक पॉइंट ये था कि हाउ ईच इंडिविजुअल हैव थिंग्स इन कॉमन बिटवीन देम। जैसे कि साइकोडायनामिक थ्योरी है तो हम सबके पास सबकॉन्शियस है, हम सबकी कोई ड्रीम्स हैं, वो चीज़ें हमें कनेक्ट करती हैं आपस में। बिहेवियरल थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारे थिंकिंग के पैटर्न्स जो होते हैं वो कैसे लोगों के बीच में सिमिलर होते हैं। ह्यूमनिस्ट के अंदर हमें ये पता है कि नीड हायरार्की है, बाकी चीज़ें, वो सब चीज़ें हमें हमें एज इंडिविजुअल्स एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, या वो थ्योरीज बेस्ड होती है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर कि कौन सा इंडिविजुअल किस ग्रुप के साथ, किस सेक्ट के साथ, किस सेक्शन के साथ बेहतर आइडेंटिफाई करता है, सही है। लेकिन ट्रेट थ्योरी जो है ना, वो हर इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, मीनिंगफुल डिफरेंसेस जो है ना, उनको पॉइंट आउट करती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट्स। तो ट्रेट्स होते क्या हैं? ट्रेट्स क्या होता है? ट्रेट्स आर ऑब्जेक्टिव बिहेवियर। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहेवियर मैं आगे बताऊंगी, सही है। ट्रेट्स आर नॉट गुड और बैड। ऐसा क्यों है? क्योंकि हो सकता है किसी का कोई ट्रेट हो, उसका वो एक्सटेंट, उस ट्रेट का एक्सटेंट क्या है ये हम बता नहीं सकते एक उसमें। जैसे कि लेट्स से कि कोई रिजर्व्ड है, ठीक है, तो रिजर्व लोग सोशल सेटिंग्स में जहाँ पे वो नए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व होंगे। तो रिजर्वनेस की डिग्री है जो कि एक सेटिंग में वो बहुत ज़्यादा रिजर्व है। हो सकता है अपने दोस्तों में बैठा वो इंसान और वो अपनी फैमिली में जब बैठा हो तो वो जो डिग्री है वो चेंज हो जाए। तो रिजर्व होना एक ट्रेट है और उसकी एक डिग्री है जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएगी, या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल की ट्रेट क्या होता है, सही है। कल्चर्स, रूल्स, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें जो हैं इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ट्रेट्स के ऊपर। अब खुद देखें, सिचुएशन में ऐसा होता है कि कुछ लोग वैसे बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं। अगेन इस रिजर्व लोगों की एग्जांपल दे रही हूँ कि क्योंकि ये बहुत हमें नज़र आता है बहुत कॉमनली कि कुछ सेटिंग्स में कोई इंसान कैसा होगा और वही इंसान दूसरी सेटिंग्स में डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई रिजर्व्ड है ना, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो किसी सेटिंग में उसकी रिजर्वनेस की डिग्री ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं होगी कि वो रिजर्व है, क्योंकि वो उसका ट्रेट है। हाउएवर ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कि हम पीछे छोड़ देते हैं। तो हमारे ट्रेड्स की डिग्रीज हमेशा शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। ट्रेड्स किस तरह डिस्प्ले होते हैं? दे आर डिस्प्लेड एज डायमेंशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ पर्सनैलिटी विद एक्सट्रीम्स एट बोथ एंड्स। दो एक बहुत एक सबको ये बात पता ही होगी, अगर नहीं भी पता तो बताती हूँ कि ट्रेड्स की आप अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई स्केल रखें तो आप दो बिल्कुल डिफरेंट एक्सट्रीम्स के ऊपर ट्रेड को जज कर सकते हैं। एक एक्सट्रीम होती है इंट्रोवर्जन और एक एक्सट्रीम होती है एक्सट्रोवर्जन, और इसके जो बीच वाला स्केल के बीच में जो लोग लाई करते हैं होते हैं एम्बिवर्ट्स, ठीक है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। अब हम आगे मैं काम करती हूँ, मैं ज़रा बुक शेयर करती हूँ ताकि कुछ मिस नहीं हो हमसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो ट्रेड थ्योरीज के बारे में थोड़ी सी लेट्स से जो सफिशिएंट नहीं है ना, वो ये है कि ट्रेड थ्योरीज ना बहुत सरफेस लेवल अप्रोच बताती हैं, क्योंकि बाकी सब थ्योरीज ना ये बताती हैं कि हम जो फंक्शंस हैं, हमारे कॉग्निशंस हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमारे बिहेवियर्स किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। ट्रेड थ्योरी सिर्फ पर्सन के बारे में बताती है। अब लेट्स से ट्रेड थ्योरी आपको बता रही है इस बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, तो उस पर्सनैलिटी के ऐसे होने का कॉज क्या है, उसकी इंसाइट क्या है, उस बंदे के थिंकिंग का कैसा तरीका है, उसके कॉग्निशंस कैसे हैं, उसका बिहेवियर किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, ये कुछ ट्रेड थ्योरी नहीं बताती। तो ट्रेड थ्योरी सर्टेन जगहों पे आके बहुत लिमिटेड हो जाती है, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉन्शियस और इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि ऑब्वियस होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रेट ऐसा है जो कि बहुत ही हिडन हो। अगर कोई बंदा फ्रेंडली है तो फ्रेंडली है, यू वुड नो कोई बंदा बहुत काइंड है या कोई बंदा बहुत करिज्मेटिक है, तो ये चीज़ें ट्रेट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ऑब्वियस होती हैं, सही है, सही है। अच्छा, अच्छा, और ये जो होती है ये एम्पेरिकल रिसर्च के ऊपर बेस्ड होती है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होती। अब इस बात का क्या मतलब है? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आपको इन केसेस में चाहिए होती है जब आप बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जब आप सिचुएशंस को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जब आप सिनेरियोस को एनालाइज कर रहे हैं, जब आप कॉग्निशन और जैसे एक बंदा किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड कर, उनके अंदर सबसे तीन तीन इंपॉर्टेंट, क्या यही तीन है, वो हैं गॉर्डन एल्पर्ट, रेमंड कैटेल और हांस आइजेंक, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, गॉर्डन एल्पर्ट ने सबसे जो फंडामेंटल, सबसे जो ऐसी चीज़ की थी ना जिसके ऊपर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि 4500 वर्ड्स जो है ना वो उन्होंने निकाले थे फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। सो व्हाट ही बिलीव्ड वाज कि आप ना लिमिट नहीं कर सकते किसी इंसान को। लेट्स से कि कोई केयरिंग और काइंड है, सही है, तो केयरिंग अलग उसके लिए इस्तेमाल होगा, काइंड अलग उसके लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिन जो सिनोनिमस हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बहुत करीब करीब है, सही है।
इस हिसाब से आपके पास 45,000 लिखा हुआ है मेरे पास, ऐसे तो मेरे ख्याल में 4,500 है जहाँ तक मुझे याद है, हाँ 4,500 ही है, सही है। तो इस अब अगर आपके पास इतना बड़ा रिजर्व हो वर्ड्स का जस्ट टू डिस्क्राइब कि एक इंसान कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं उसके ट्रेट्स की, तो आप बहुत ज़्यादा वो फील करेंगे, लिमिटलेस फील करेंगे। लेकिन इससे मसला ये होता है कि आप उसमें से कितने वर्ड इस्तेमाल करेंगे किसी के लिए, और आप उसमें से कितने याद रखेंगे, और आप उसमें से कितने जो है कितने तो ऐसे होंगे जो रूल आउट हो जाएंगे जो करीब करीब में, सही है। तो ये एक अच्छी कंट्रीब्यूशन इसलिए है, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद हुई होगी ऑब्वियसली, सही है। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ जाती है कि 4,500 वर्ड्स अगेन, इट्स लाइक एन एंटायर डिक्शनरी, राइट? सो हाउ मेनी वर्ड्स आर यू गोइंग टू लुक एट व्हेन यू आर असेसिंग समबडी और यू आर डिस्क्राइबिंग समबडी? तो बेसिकली इस इन इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस हिसाब से 3 कैटेगरीज फॉर्म हुई, ठीक है। वो 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रेट्स हैं, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। अब ये क्या होते हैं ये मैम ने भी बताए थे, तो मैं मैम की उसमें से थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकेंड। हाँ, ओके। कार्डिनल ट्रेट्स ये होते हैं जो कि इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो उस स्टेट के साथ एसोसिएट हो जाती है। जैसे कि कोई बहुत जेनरस है ना, अगर तो हम हमारे जो जेनरस फिगर उसमें हातिम ताई है हिस्ट्री में, अब कोई बहुत ज़्यादा अगर वो होता है, अगर मैं इस्लामिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, तो जो बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है उसको हज़रत अली के साथ वो करते हैं। मतलब हम अगर किसी का कैरेक्टर इतना ज़्यादा, लेट्स से आई वोंट से स्टेरियोटाइप, बट आई कैन से कि किसी का कैरेक्टर ऐसा हो या किसी का ट्रेट है, किसी के अंदर ऐसे ट्रेट्स हो जो कि उनकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने एक लफ्ज़ कह दिया और आपको समझ आ गया आप इस बंदे को किससे रिलेट करें। जैसे कोई बहुत ज़्यादा क्रूल है तो आप कह दें क्या ये तो हिटलर जैसा है। कोई बहुत ज़्यादा काइंड, बहुत ज़्यादा गिविंग है तो आप कहें यार तो मदर टेरेसा जैसा है, ईदी जैसा है। लोग ऐसे बातों में नहीं कहते कि तुम ईदी हो क्या, इस तरह। तो बेसिकली ये वो वाले ट्रेट्स होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को एकदम से वो कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं इस तरह से, सही है। तो कार्डिनल ट्रेट्स ये होते हैं, सही है। जैसे कि इसकी और एग्जांपल जो बुक में वो है, नार्सिसिस्टिक है कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत क्राइस्ट लाइक है, कोई बहुत मैकियावेलियन है। मैकियावेलियन वो लोग होते हैं जो थोड़े से, जिनके अंदर वो बहुत ज़्यादा होती है, ईविल करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्राइस्ट लाइक वो लोग होते हैं जो बहुत सेंट्स जैसे होते हैं। फिर जैसे कि मैंने मदर टेरेसा और हिटलर की भी एग्जांपल दी। नार्सिसिस्टिक लोग वो होते हैं जो कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, आप उनको उन लोगों के साथ शबाहत दे देते हैं जो कि एक्चुअली जिनका इस तरह का कैरेक्टर रहा होता है, ठीक है। ये आपके हो गए कार्डिनल ट्रेट्स, सही है। उसके बाद आपके आ जाते हैं सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स से होते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कोई शाय है, कोई ऑनेस्ट है, कोई एंक्शियस है, कोई बहुत गुस्से वाला है, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपके सेंट्रल ट्रेट्स हो गए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है किसी के अंदर एक ही सेंट्रल ट्रेट हो जो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कोई बहुत काइंड और वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी हो सकता है कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला हो लेकिन वो बहुत अच्छा रिटेनर नहीं हो, वो एक्टिव लिसनर नहीं हो सकता है कोई, मतलब बेसिकली सेंट्रल ट्रेट्स जो है वो वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और एक इंसान के अंदर बहुत सारे सेंट्रल ट्रेट्स भी हो सकता है उसके 2 ट्रेट्स ऐसे हों जो आपस में बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्टिंग हो, लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर बहुत एविडेंटली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उस बंदे के अंदर ये ट्रेट है, हम बहुत ऑब्वियस तरीके से बता सकते हैं कि उसके अंदर ये ट्रेट है, तो फिर वो उसका सेंट्रल ट्रेट होता है, ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेकेंडरी ट्रेट। They only appear under certain situations. They are related to attitudes or preferences. For example, situational हिसाब से जो चीज़ चेंज, जैसे कि एक ग्रुप में एक बंदा है, अपने ग्रुप में अंदर 5 6 10 लोगों के ग्रुप के अंदर ही इज़ वेरी एक्टिव, सही है, ही इज़ वेरी वोकल, ही इज़ एबल टू स्पीक। बट जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है जहाँ पे वो तैयार नहीं, जैसे कि उसको पूरी क्लास के सामने एकदम से बोलना पड़े, तो उसका ये ट्रेट तो नहीं है कि वो शाय है, लेकिन ये सेकेंडरी ट्रेट जो है ना उस वक्त अपीयर होते हैं जब सर्टन सिचुएशंस आती हैं। जैसे अगर उस स्टेट में उसको फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, तो ये उसका पर्सनैलिटी का, उसके किरदार का हिस्सा बन जाएगा। उसके आगे पीछे वालों को पता होगा कि भाई वैसे ही इज़ नॉट शाय, बट एट दैट मोमेंट ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक। सो या ये आपके सेकेंडरी ट्रेट्स होते हैं। तो ये जो 3 तरह के कैटेगरीज हैं जो कि बेस्ड हुई थी 4,500 वर्ड्स के ऊपर, ये गॉर्डन एल्पोर्ट का काम था, सही है। ये आपकी कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा एल्पोर्ट की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता देती हूँ, सही है।
एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि ना फ्रॉइड बिलीव करता था कि साइको एनालिसिस और आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और इस तरह की जो चीज़ें और लाइक ही आल्सो बिलीव्ड इन सबकॉन्शियस एंड ही बिलीव्ड इन ड्रीम इंटरप्रिटेशन। उसने कहा था कि आपके दिमाग का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है ना जो कि एक्टिव नहीं है, वो वही वाली चीज़ जो मैम ने बताई थी कि एक तो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है जो आपको एविडेंट होता है और एक उसके नीचे इतनी डेप्थ होती है जो आपको एविडेंट नहीं होती, बेसिकली वो आपका सबकॉन्शियस होता है। तो गॉर्डनर एयरपोर्ट ने इसको डायरेक्टली जो है ना नेगेट कर दिया था इसके आइडियाज़ को। गॉर्डनर एयरपोर्ट के हिसाब से पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में बचपन का किरदार हो सकता है लेकिन वो पूरी ज़िंदगी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। जैसे कि कुछ चीज़ें हमारे ऊपर जब ग्रो होती हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ बचपन में नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े भी होंगे तो पूरी ज़िंदगी हमें अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की वजह से सफ़र करना पड़ेगा। सही है? अच्छा। और इसने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के किसी एक्शन के पीछे कोई हिडन मोटिव हो, कोई हिडन मीनिंग हो। ज़रूरी नहीं है कि ईगो सुपर ईगो आपकी हर चीज़ को रेगुलेट कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंदर इट ज़्यादा है तो वो उसके अंदर ईविल होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है किसी के अंदर अगर सुपर ईगो ज़्यादा डोमिनेंट है तो वो बहुत ज़्यादा प्योर प्योर इंसान है। ठीक है? बेसिकली ये वाली चीज़ है। सही है? उसने कहा था कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जब आप सोसाइटी में रहते हैं, आपके ऊपर कुछ चीज़ें ग्रो करती हैं जिसकी वजह से आप ट्रेड्स डेवलप करते हैं, ठीक है? और वो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हर सिचुएशन में हर इंसान सेम तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, तो उसके ट्रेड्स उस हिसाब से फॉर्म होंगे जिस जगह पे वो बड़ा हो रहा है, जिस सिचुएशन के अंदर उसने थ्राइव किया है। सही है? ये वाले जो पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं ये ट्रेड्स फॉर्म करते हैं, जैसे कि किसी की फ्रेंडलीनेस, एम्बिशियसनेस, ये सब चीज़ें। अब लेट्स से कि किसी की पेरेंटिंग ऐसा होता है ना, बहुत बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ना हम जिन बच्चों के नाम सुन रहे होते हैं ना कि जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो टेड टॉक दे रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता है, यूजुअली क्या क्या सिचुएशन होती है कि उनकी सिचुएशन ऐसी होती है, उनकी पेरेंटिंग अच्छी हुई होती है। तो बेसिकली बच्चे अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेड बनाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी बहुत दफ़ा होता है कि कुछ लोग बचपन में जीनियस होते हैं। सही है? वो स्कूल लाइफ में एक्सेल करते हैं और आगे जाके जब वो कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में या ऑफिस लाइफ में होते हैं तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस वो बंदा जीनियस नहीं है या उसके ट्रेट में इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन टाइम के साथ, माहौल के साथ उसकी कुछ कुछ चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी और कुछ चीज़ें जो है ना वो उभर के आ जाएंगी। ठीक है? The unconscious and defense mechanisms are important only in unhealthy personality. So what he said was कि अगर आप किसी चीज़ को इस चीज़ से समझा रहे हैं ना कि उसका बचपन का एक्सपीरियंस ख़राब रहा या उसका बचपन का एक्सपीरियंस जो है ट्रॉमेटिक रहा है इस वजह से, तो व्हाट ही सेड वाज कि जो अनहेल्दी पर्सनालिटीज़ होती है ना उनके अंदर ये चीज़ें एविडेंट होती हैं कि उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उनका ट्रॉमा जो है ना उनकी पर्सनालिटी को लेटर इफेक्ट करता है। लेकिन अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो टाइम के साथ साथ आउटग्रो कर जाएगा अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को। सही है? इन्फेंसी इज़ नॉट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत जो इसने ऑब्वियस वाली बात कही थी वो ये कही थी कि सारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फ्रॉइड ने कहा था कि शुरू के 5 सालों में हो जाती है, तो इसने कहा था कि ऐसे ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आप बाद में भी वो उसके ऊपर ग्रो हो सकती हैं आपके ऊपर। ठीक है? जैसे सेकंड में इसको और हाईलाइट कर दूँ। ठीक है? हाँ। और वो इन चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करता था कि भाई साइकोपैथोलॉजी की वजह से, पैथोलॉजिकल पैटर्न्स की वजह से लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि सबकॉन्शियस का उनके ऊपर कोई बैगेज है, बचपन का उनके ऊपर कोई बैगेज है। लेकिन अगर आप बड़े हो गए और आप एक हेल्दी इंसान है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ये इश्यूज हो। सही है? सो ही सेड कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ की कोई डीप मीनिंग हो। यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैन लाइक्स ब्लू बिकॉज ही लाइक्स ब्लू। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई डीप रीज़न हो या उसके सबकॉन्शियस में कोई चीज़ बैठी हुई हो या उसके पास कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो इसके पीछे सॉलिड कोई रीजनिंग हो इसको बताने के लिए कि उसको ब्लू क्यों पसंद है। सही? ये आपके हो गए हैं। हाँ, ये आपका गॉर्डन एयरपोर्ट का प्रीटी मच हो गया। मैं केटेल और आइजिंग का ओवरव्यू देती हूँ फिर थोड़ा सा आगे बता दूंगी। सही है? अच्छा, कैटेल ने क्या किया था कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट एनालिसिस। अब देखो, अगर हम आपकी बस आपने 4500 वर्ड्स को लेके 3 कैटेगरीज तो दे देंगे, लेकिन आप उन 4500 वर्ड्स को अगर, जैसे कि हमारे पास डीएसएम है, अब हम डीएसएम को एक सोर्स ऑफ, वो हमारे लिए बाइबल है। ठीक है? हम उसको सोर्स ऑफ वो समझते हैं। हम वी कैन ऑलवेज गो बैक टू डीएसएम। सही है? यू कैन ऑलवेज लाइक उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं यू कैन डिपेंड ऑन देम। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स, आप 4500 वर्ड्स को कॉन्स्टेंटली क्या, वो दे आर जस्ट वर्ड्स, ओके, दे आर नॉट टर्म्स। तो क्या आप किसी की पर्सनैलिटी डिफाइन करने के लिए बार बार एक ऐसी बुक खोलेंगे जिसमें 4500 वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप लोगों की पर्सनैलिटी सिर्फ उसको सिर्फ पर्सनैलिटी को बताने के लिए किसी पर्सनैलिटी कैसे क्या आप ये करेंगे? कोई भी नहीं करेगा। मे बी
मे बी इफ आई ओपन अ डिक्शनरी, उसके पीछे एक मकसद ये होता है कि यार मुझे डिक्शनरी के अंदर से चीज़ का मतलब पता चल जाएगा। लेकिन जस्ट बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन कि किसी के पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है, या उसके ट्रेड का ये हिस्सा है या नहीं है, आई वुडंट गो एंड ओपन अ बुक। मतलब इट्स जस्ट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो जब गॉर्डन आर्पिट ने खुद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैटेगरीज के हिसाब से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर दिया, तो रेमंड कैटेल ने इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। सो व्हाट ही डिड वाज, उसने 4500 वर्ड्स जो ट्रेड्स के थे ना, उनको 171 ट्रेड्स के अंदर वो कर दिया। इसने जो बताए थे वो वर्ड्स थे सिर्फ। सही है। अब इसने कहा कि इन वर्ड्स को आप जब, जैसे कि 3 अगर कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे लेट्स से लेजी, स्लो, और एक और कोई ऐसा वर्ड बताओ यार। फास्ट नहीं फास्ट नहीं, इसी कैटेगरी के अंदर लेजी और स्लो। लेट्स जैसे लेजी और स्लो जो है ना, वो एक ही कैटेगरी के अंदर है, तो उसने उस कैटेगरी को एक ट्रेड बना लिया। इस तरह उसे सिंप्लीफाई करके ही जॉटेड इट डाउन टू 171 ट्रेड्स। तो उसने कहा कि बजाय आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल करें, आप 171 ट्रेड्स को इस्तेमाल करें एज अ की, जब आपको किसी की ट्रेड को डिफाइन करना हो। ठीक है। इसके ऊपर आगे जाके बेस होकर और एक थ्योरी भी आ रही है, लेकिन उसने 4500 को सिंप्लीफाई करके 171 ट्रेड्स पे लाके वो छोड़ दिया। ठीक है। इसके लिए जो टेक्निक यूज की ना उसने, उसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक उसने इस्तेमाल की उसको कहते हैं फैक्टर एनालिसिस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि उसने ऐसा कैसे किया। उसने ऐसा कैसे किया मैं भी आगे बताती हूँ, ये बड़ा मजे की चीज़ है। सही है। अब 171 ट्रेड्स जो है ना, उसको उसने फर्दर इस तरह किया कि इनका कॉम्बिनेशन ऑड इवन 4 मिला के, 5 मिला के, 6 मिला के, मल्टीपल, उसने मल्टीपल, जैसे कि प्रोबेबिलिटी होती है ना, आप हजारों चीज़ों को ट्राई करते हैं, उसके बाद आपके पास कुछ 6-7 वो आती हैं, फाइंडिंग्स आती हैं। उसने ये सब करके जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की टू sum all of these words into 171 trades, that was called factor analysis। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर इन 171 वर्ड्स के ऊपर बेस करके ना उसने 16 डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई किया। कैसे किया, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे हुई, उसका क्या क्राइटेरिया था, ये भी हम आगे पढ़े हैं। सही है। अब ये पहला वाला जो था ना, अपना आपका क्या नाम था इसका, एल्पोर्ट जो था ना, उसकी थेरीज बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर हुई थी। और कैटेल का जो काम है वो सारा स्टेटिस्टिकल रिसर्च के ऊपर है, बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च के ऊपर है। इसने इसके पूरे फॉर्मूलाज डिवाइस किए कि कौन सा ट्रेड किस कैटेगरी में आता है, उस ट्रेड को किस पर्सनालिटी टाइप में किस तरह फिट करना है, और अगर करीब 2 पर्सनालिटीज़ हैं जिसमें करीब वाले ट्रेड्स हैं, उनमें कॉमन क्या होगा, वो आपस में जब इंटरैक्ट करेंगे तो फिर उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं लोगों के अंदर, वो कब जो है ना प्रेवलेंट होते हैं, और जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं उनके वो कब सामने आते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक जो है ना वो प्रोमिनेंट नहीं होते, लेकिन एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड में एंटर होते होते वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं आपके बचपन में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, आगे जाके जो है ना वो बिल्कुल उनकी वो रिसर्फेस नहीं होते दोबारा। तो ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च का काम था, और इसको बहुत तरीके, मतलब आप इसके इस तरीके को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक कि जो क्राइटेरिया था जिसके ऊपर इसने बनाया है वो क्या था। सही है। उसके बाद आपके आ जाते हैं हांस आइजेंक। ठीक है। उन्होंने फर्दर इस चीज़ को थोड़ा इस तरह से डिवाइड किया कि ये जो कैटेगराइजेशन है इसको भी आप सिर्फ 3 के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। सारे ट्रेड्स को मिला के 16 पर्सनैलिटीज़ को भी आप 3 चीज़ों से डिफाइन कर सकते हैं। सही है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन की। ठीक है। आइदर यू आर इंट्रोवर्टेड और यू आर एक्सट्रोवर्टेड, या तो फिर यू लाई इन द मिडल विच मेक्स यू एन एम्बिवर्ट। ओके। फिर जो उसके बाद वाली कैटेगरी होती है वो ये होती है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी की, कि या आप न्यूरोटिक साइड पर हैं या आप स्टेबल साइड पर हैं। और फिर उसके बाद जो तीसरी वाली है वो साइकोटिसिज्म पे है कि आइदर यू आर प्रोन टू साइकोटिसिज्म और नॉट। तो ये आपकी हांस आइजेंक की है। उसके बाद आपकी बिग 5 थ्योरी है, जो कि हांस आइजेंक के जो लर्निंग थी उसके बाद फॉर्म हुई थी। सही है। तो मैं अब आगे बढ़ जाती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तब हम थोड़ा सा ऑलपोर्ट का रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आइजेंक का बता दूंगी। सही है। दिस इज पेज नंबर 242 ऑफ द बुक, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या अपनी रीडिंग के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो आप लोग प्लीज को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, so what he said about personality was कि it is dynamic, growing and changing throughout one's life, जैसे कि मैंने बताया था।
It forms an organized pattern in a healthy person. It forms an inseparable union of mental and physical functions. It consists of complicated systems of interacting elements, and it motivates and determines everything that we do. So he does agree कि your personality वो हर चीज़ के ऊपर जो है ना असरअंदाज होगी, आपके हर एक्शन के ऊपर असरअंदाज होगी। लेकिन जैसे कि आप बड़े हो रहे हैं, बड़े होते-होते आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्टेन तरीके से डिफाइन हो जाएँगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सर्टेन तरीके से सप्रेस हो जाएँगी, ठीक है? और एक फिज़िकली अगेन ही सेड एक फिज़िकली हेल्दी इंसान के अंदर जो है ना, इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं होगा कि उसका सबकॉन्शियस जो कितना उसके ऊपर हावी हो जाता है या उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, ठीक है? सही है? So he concludes that we must learn to overcome our inherent narcissism. सही है? Self-love, it is obvious, remains always positive and active in our nature. सही है? उसके अलावा unlike Freud, he urges that we possess positive innate potential to outgrow our self-centered beginnings. Basically, Freud ने कहा था कि हमारी जो ईगो और सुपर ईगो की आपस में जो जंग होती है ना, आप उसको कभी escape नहीं कर सकते, ठीक है? आपकी जो बिल्कुल innate desires होती हैं, वो life instinct और death instinct, sex और death, उसको eros और thanatos कहते हैं। तो what he said was you will always go back to these. आपकी जिंदगी में जो भी आपने एक्शन किया है ना, उसके पीछे कोई ना कोई ये दोनों ड्राइव्स ही होंगी जो जिनकी वजह से आपने वो एक्शन परफॉर्म किया होगा, या यू कैन नॉट एस्केप इट। सो व्हाट एल्पोर्ट इज सेइंग, वो उसको डायरेक्टली नेगेट कर रहा है कि ऐसी बात नहीं, यू कैन आउटग्रो दैट। जैसे कि ऐसा होता है ना, अगर किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है तो क्या ऐसा नहीं होता, क्या लोग गुस्से में किसी को मार ही देते हैं या गुस्से में लोगों का हाथ ही उठ जाता है? ऐसा नहीं होता कि लोग गुस्सा कंट्रोल भी तो कर लेते हैं? ऐसा होता है ना बहुत दफ़ा सिचुएशन ऐसी होती हैं, आप ऐसी सोशल सेटिंग के अंदर होते हैं कि आप अपना गुस्सा इजहार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको टीचर के ऊपर या बॉस के ऊपर या किसी ज़्यादा अथॉरिटेटिव इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है अपने आप से, तो क्या आप हमेशा अपने गुस्से को जो है एक्सप्रेस करेंगे? कभी कभी आप नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो बिल्कुल इनेट पहला जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को या आपके दिमाग को आता है, ऐसा हर दफ़ा नहीं होता कि आप उसको सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो बिल्कुल इनेट डिज़ायर्स हैं और आपकी जो ये वाली बिगिनिंग्स हैं, आप उनको आगे जाके आउटग्रो नहीं कर सकते या आप उनको कंट्रोल करना नहीं सीख सकते, ठीक है? इसको जो हम ड्राइव रिडक्शन कहते हैं, जिसके ऊपर ये चीज़ें बेस होती हैं अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। सो व्हाट ही इज सेइंग कि he says that it's not important cause of adult behavior. What he says is most adult motives are relatively dependent on biological drives, differ from individual to individual, and often maintain even increase levels of tension in order to achieve relatively distant goals. So what he's saying is आपके biological changes, सही है? Again obviously बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम छोटे तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती। सो व्हेन यू आर अ चाइल्ड, आपकी ज़रूरी तो नहीं है उस वक्त जो आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, उस वक्त जो आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस और एसेस करने की कैपेबिलिटी है, उस वक्त वो जो हो। और जब आप बड़े हो जाएं, जब आप चीज़ को बेहतर समझ सकें, बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, आप किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे सकें, ऑब्वियसली एक तो कॉग्निशन का तो फ़र्क आएगा ही आएगा, और कुछ चीज़ें आपने एक्सपीरियंसेस से जो आपने लर्न की हैं। तो यहाँ पे इसकी बात इट मेक सेंस, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का अगर कोई ट्रेड बचपन में जो रहा हो वो आगे भी वो ऐसा ही रह गया उसने। जैसे कि लोग, ऐसा भी तो होता है ना कि अब तो थेरेपी होती है, पहले तो हर वक्त थेरेपी भी नहीं होती थी। तो क्या ऐसा नहीं होता कि लोग जो बहुत डैमेज्ड और लेट्स से कोई बच्चा है जो कि एक ब्रोकन फैमिली से, सही एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर उसने अब्यूज़ देखा है या उसने बहुत चीख पुकार और मारपीट देखी, क्या ज़रूरी है कि आगे जाके जब वो बड़ा हो और जब वो पेरेंट बने, क्या ज़रूरी है कि वो भी एक टॉक्सिक पेरेंट बने? मैंने तो बहुत केसेस में ऐसे देखा है कि जो लोग ऑर्फन्स होते हैं या जो लोग बचपन में अबैंडन्ड होते हैं या जिनको फैमिली की अटेंशन नहीं मिली होती, जिनके साथ ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो बड़े होके बहुत बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, या दे जस्ट दे बिकम वेरी प्रोमिनेंट इन सोसाइटी, एंड वो या पोजीशन होल्डर्स होते हैं या उन्होंने बिजनेस में ना कम वो कर लिया होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो ओरिजिन होता है उन्होंने उसमें समझ लिया होता है कि हमें इसके अंदर इस तरह नहीं रहना, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज आर ट्रूथ। सो व्हाट दे डू इज वो इतनी मेहनत करते हैं या वो बिल्कुल उस चीज़ को उल्टा कर देते हैं जब वो बड़े हो रहे होते हैं। तो ये कहना किसी हद तक सही है। मतलब ये वाली जो इसकी जो थ्योरी है, इससे ये बात आपको समझ आती है कैसा होता है। हम देखते हैं ऐसी एग्जाम्पल्स, सही है। मैंने देखा है कि जो बहुत
जिनके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक रहे होते हैं या जिनकी जो है ना पेरेंटिंग बहुत नेगेटिव, उनकी अपब्रिंगिंग बहुत इस तरह हुई होती है, वो बहुत ही अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। मतलब वो एक्सट्रीमली माइंडफुल होते हैं जब वो पेरेंट्स बनते हैं, वो एक्सट्रीमली काइंड होते हैं, वो बहुत जैसे वो टर्म यूज होता है ट्रॉफी वाइफ, इस तरह ट्रॉफी पेरेंट्स जो होते हैं वो इस तरह के पेरेंट्स होते हैं। तो दिस थिंग मेक सेंस। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं जो कि अप्रोचेस को, जब हम पर्सनालिटी को पढ़ते हैं तो बेसिकली आप 2 पैरामीटर्स पे ना इन अप्रोचेस को 2 अप्रोचेस के ऊपर आप इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है नोमोथेटिक और एक होती है आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक में फ़र्क क्या है मैं ज़रा बताती हूँ। ये यहाँ पे ग्लॉसरी के अंदर लिखा हुआ है। नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक समझ आ जाएगा ना, तो ये समझ आ जाएगा कि व्हाट डिड एलपोर्ट स्टैंड फॉर, ठीक है। आइडियोग्राफिक्स अप्रोच ये होती है कि स्टडिंग अ सिंगल केस इन ऑर्डर टू डिस्कवर दोज फैक्टर्स दैट मेक अ गिवन इंडिविजुअल यूनिक, यानी कि इंडिविजुअल यूनिक क्यों है, ठीक है, उसका केस आप जब पढ़ें तो उसकी सिर्फ इंडिविजुअल की हद तक जो उसकी सिचुएशंस है और उसकी जो सराउंडिंग्स है वो उस पर किस हद तक इम्पैक्ट करती है। और नोमोथेटिक अप्रोच ये कहती है कि यूजुअली ग्रुप्स ऑफ पीपल स्टडिंग यूजुअली ग्रुप्स ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू डिस्कवर जनरल प्रिंसिपल्स कंसर्निंग ह्यूमन बिहेवियर। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वन ग्रुप एंड यू आर टॉकिंग अबाउट वन इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअल की बात करें तो उस इंडिविजुअल और उसकी ज़ात के साथ एनवायरनमेंट का कनेक्शन। लेकिन जब आप नोमोथेटिक की बात करें तो आप उसके ग्रुप की भी बात कर रहे हैं, आप बेसिकली बहुत सारे इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं जो कि सिमिलर उसके अंदर बिलोंग करते हैं, ग्रुप के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ऑलपोर्ट कौन सी चीज़ का स्टैंड करता था, व्हाट ही डिड नॉट होली रिजेक्ट द नोमोथेटिक अप्रोच बट प्रेफर्स टू स्टडी दोज आइडियोसिंक्रेसीज that distinguish a particular individual from others. So basically, अगर एक बंदा एज एन इंडिविजुअल आप उसको देख रहे हैं, एक तो ये अप्रोच है, और एक ये अप्रोच है कि उस इंटायर ग्रुप, एक इंटायर ग्रुप और उसकी सिचुएशन, हम सब ज़रूरी नहीं है कि सेम सेटअप में बड़े हो रहे हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की सेम, ऐसा होता है ना, कोई जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, ये अगेन ये फिर से फ्रॉइड आ गया, तब कुछ कर नहीं सकती। जैसे कि जो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, मिडिल चाइल्ड की पर्सनैलिटी अलग होती है, छोटे वाले बच्चे की पर्सनैलिटी अलग। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ हमें डिफाइन करती है और वो चीज़ हमें बनाती है, सही है। तो आप दोनों अप्रोचेस अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन आप एक अप्रोच को इग्नोर करके दूसरी को प्रेफर नहीं कर सकते, और दूसरी को मतलब ये दोनों दे बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस गो हैंड इन हैंड व्हेन यू एक्सप्लेन एनी थियरी, सही है। तो यहाँ पे फंक्शनल एटोनमी एक चीज़ आती है, सही है। So this says that most theories regard childhood and adult behavior as varying expressions of some basic motives. Again, Freud वाली चीज़ है ये, ठीक है। Allport argue करता है कि adult motives often become independent in purpose. Basically हम functionally autonomous हो जाते हैं जब हम बड़े हो रहे होते हैं। Functional autonomy ये होती है कि आप completely जो है ना उस चीज़ से, उस ट्रॉमा से, ज़रूरी नहीं कि ट्रॉमा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सेसिव पैम्परिंग जो होती है चाइल्डहुड में उसकी वजह से बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि टाइम के साथ वही जो वो टर्म यूज़ करते हैं ना पर्सनल ग्रोथ का, तो वो यही होती है कि आपका एक्सपीरियंस आपको शेप कर देता है। तो हो सकता है कुछ चीज़ों के साथ अब आप आउटग्रो कर जाएं, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके अंदर इतनी पक्की हो जाएं टाइम के साथ, जैसे कि लोग रिजेक्शन फेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों को गुस्सा कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी कुछ चीज़ें टाइम के साथ बहुत पक्की हो चुकी होती हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर ये चीज़ कुछ लोग जो है उसको आउटग्रो भी कर जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो ऑलपोर्ट ने एक बात जो इम्पोर्टेंट कही थी वो ये कही थी कि 6 इम्पोर्टेंट वैल्यूज होती हैं इंडिविजुअल के अंदर। मतलब उसको टाइम के साथ ये चीज़ें जो है ना कहीं चाहिए होती हैं, या वो इन चीज़ों को सीख कर रहा होता है। जैसे कि एक होती है थियोरेटिकल, कि इंटेलेक्चुअल डिजायर टू डिस्कवर एंड ऑर्गेनाइज वन नॉलेज एज बाय बिकमिंग अ साइंटिस्ट और फिलोसोफर। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर कोई साइंटिस्ट या फिलोसोफर ही बनना चाहता था, लेकिन हमारी एक, यू कैन से लाइक इट्स लाइक अ ड्राइव, ये जो चीज़ें हैं वो हमारी ड्राइव्स को बहुत हद तक रेगुलेट करती हैं। जैसे फ्रॉइड ने कहा था कि आपकी लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट है जो कि आपकी सारे मोस्ट चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो उसने कहा कि ये 6 चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी न किसी पॉइंट पर सीख कर रहे हैं, और हम हो सकता है कि इसको क्या कहते हैं, हम इसको कॉन्शियसली ज़रूरी नहीं सीख कर रहे हैं, हम बस इसको सीख कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है सब लोग सारी की सारी 6 ड्राइव्स को सीख कर रहे हो, लेकिन ये हर किसी में एग्जिस्ट करती है किसी न किसी हद तक, ठीक है। वही वाली बात है कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई साइंटिस्ट या फिलोसोफर ही बने। जो साइंटिस्ट या फिलोसोफर ही बने इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर थियोरेटिकल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हो सकता है कि वो टीचर बन रहा हो सकता है वो कोई यूट्यूबर बन रहा हो, वो अपनी उस चीज़ को फुलफिल करता है टाइम के साथ। फिर आपका आ जाता है इकोनॉमिक, बिजनेस लाइक कंसर्न। आप
आपके अंदर ये वाली ड्राइव होती है कि आप कुछ इस्टेब्लिश कर सके खुद से, आप कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी लेवल पे खुद रन कर सकें, उसको एडमिनिस्टर कर सकें, उसको प्रॉपरली मेंटेन या मैनेज कर सकें। फिर आती है एस्थेटिक। एस्थेटिक का ये मतलब होता है इट एम्फेसाइज ऑफ एंजॉयमेंट ऑन एंजॉयमेंट ऑफ फॉर्म, ब्यूटी एंड ये वाली जिनके अंदर ये वाली चीज़ होती है ना कि यू वांट टू सी ब्यूटी इन थिंग्स, यू अप्रिशिएट ब्यूटीफुल थिंग्स। उसके अलावा आती है सोशल, कंसर्न और लव फॉर अदर पीपल, जो कि हमें पता है। फिर आती है पॉलिटिकल, अ लव फॉर पावर नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। अब पावर का मतलब हमेशा ये तो नहीं है ना कि वो पॉलिटिक्स हो सकता है कि कोई इस चीज़ के ऊपर किसी के अंदर ये चीज़ ज़्यादा एविडेंट हो। लेट्स से समबडी स्टार्टेड ऑफ एज ए टीचर इन अ स्कूल, सही है, देन दे बिकेम लाइक head of department, maybe then they became like vice principal, then they became principal, then they became the director। तो पावर वाली चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है। सिमिलरली हमारे जो लेक्चर पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है, बाद में प्रोफेसर बन जाए, हो सकता है बाद में उस डिपार्टमेंट के हेड बन जाए। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हर कैटेगरी में हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। फिर रिलीजियस कि मिथिकल डिजायर फॉर यूनिटी विद सम हायर रियलिटी। तो ये जो 6 वैल्यूज है, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, ये एग्जिस्ट करती हैं लोगों में। देखिए मैं इसको इस तरह समझा सकती हूँ कि देखिए लेट्स से that particular niche that you're talking about, मेरे केस में maybe it is about like I want to work for children in future, सही है, I'm very interested, I have made a children's book myself, I've done illustrations, I've written books also for kids, so my niche is somehow getting there, सही है। Now if I look at these values, तो theoretical भी काम आ सकती है, aesthetic भी काम आ सकती है, political भी काम आ सकती है। You know what I'm trying to say कि आपका जो एक आपकी जो सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाती है ना विद व्हाट यू वांट टू अचीव, दीज वैल्यूज हेल्प यू। इनका एक कोई ना कोई एक मार्कर है कि आप हर किसी के अंदर ये वैल्यूज इस क्वांटिटी में, कुछ में कम कुछ में ज्यादा हो सकता है। मेरे अंदर सोशल वाली कम हो, एस्थेटिक वाली ज्यादा हो सकता है, आपके अंदर सोशल वाली ज्यादा, एस्थेटिक वाली कम हो। यू नो व्हाट आई मीन। सो अच्छा, व्हाट यू आर ठीक ट्राइंग टू से सही। इज, जो मुझे समझ आया ऑलराइट। वो मुझे समझ आया कि ये वाली चीजें इनका बैलेंस और इम्बैलेंस, इनका जो कॉम्बिनेशन है, मे बी दिस इज अ रीजन दैट। अच्छा, मैंने एक टर्म, आई एम सो सॉरी, मैंने एक टर्म मिस कर दिया, तो वो भी बता देती हूँ। इसी के अंदर, खैर मिस तो नहीं, इसी के अंदर आ रही है। सो कहते हैं प्रोपियम, ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी का कोर क्या है, बेसिकली लाइक जो क्रक्स होता है ना, ये जो एसेंस होता है, ये टर्म भी इसी ने बताई है, एल्बर्ट ने बताई है, ठीक है। somewhat ये यहीं पे आ गया फिर से comparison to Freud, somewhat similar to self or ego but more comprehensive, including sense of bodily self, sense of continuing self identity, self esteem, self extension, self image and self as rational coper, appropriate striving and self as an so basically प्रोपियम वैसे बहुत डिटेल चीज़ है, इसमें 8-9 चीज़ें हैं, जो कि जैसे कि फ्रॉइड ने सिर्फ 3 उसमें बता दिया था ना, 8 ईगो और सुपर ईगो। उसके अंदर सेल्फ के अंदर आपका सेल्फ एस्टीम और आइडियल सेल्फ आ गया था। इसने उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन किया, एंड नॉट जस्ट हिम, इसने 2-3 और भी उनके काम को किया था। खैर ये बहुत एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव चीज़ है, पर इन सब चीज़ों को मिला के बेसिकली कि आपकी इंक्लिनेशंस किस तरफ होंगी ज़्यादा, या आप ऐसे हैं तो आप ऐसे क्यों हैं, व्हाई डू यू एक्ट इन अ सर्टेन वे, इन सब चीज़ों का जो मिला के एक यूनिफाइड एक वो होता है, उसको आप कहते हैं प्रोपियम। अच्छा, तो इसको अगर जब हम सम अप करने पे आ रहे हैं, तो इसने डेफिनेशन ऑफ ट्रेट्स में क्या बताया भाई, अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, Alport does not claim that shy or talkative person acts this way over every occasion। वही वाली बात जो मैं कह रही थी, they may become atypical because of changes in environment, pressures from other people and internal conflicts, so that no trait theory can be sound unless it allows for and accounts for variability of person's conduct। Again वही वाली बात आ गई, हर बंदा हर सिचुएशन में सेम तरीके से एक्ट नहीं करता, सही है। तो उसका ट्रेट आप कोई भी थेरी इस तरह, मतलब लेट्स से कोई भी थेरी बिल्कुल बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हो सकती अनलेस आप उसकी सिचुएशन के हिसाब से, मतलब अगर आपने सिचुएशन को बंदे की अकाउंट में नहीं लिया, उसकी मेंटल स्टेट को अकाउंट में नहीं लिया, वो किस सेटअप में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको अकाउंट में नहीं लिया, तो कोई थेरी इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकती कि इस बंदे के पास ये सर्टेन ट्रेट्स हैं, या इसकी पर्सनैलिटी इन ट्रेट्स की वजह से क्यों शेप हुई हुई है, कैसे शेप हुई हुई है, ठीक है। A person who is guided by the trait of shyness will often behave in such consistent ways as preferring to be alone, not having so much to say to other people, and looking at people when she does not talk to them। सही है, ये इसकी फेवरेबल एनवायरनमेंट जब नहीं होगी, इसने ये जो टर्म इस्तेमाल किया ना, फेवरेबल एनवायरनमेंट,
जब आप कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फेवरेबल एनवायरनमेंट में बाहर आएंगे। जैसे कि अगर कोई बहुत आउटगोइंग है, तो अगर वो अपने कमरे में बंद हुए हुए तो आउटगोइंग कैसे होगा फिर वो? या मतलब अगर कोई बहुत सोशल इंसान है, ठीक है, उसको 4-5 लोग चाहिए हमेशा इंटरैक्ट करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं कि वो उनकी एनर्जी जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, दे अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर ग्रुप्स। सो अब ये पेंडेमिक का टाइम से शुरू हुआ सब कुछ, वो लोग सबसे ज़्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार क्यों लॉकडाउन लग रहा है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। और इंट्रोवर्ट्स इतने खुश हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर कि वो सोचते हैं यार बस आगे भी, वो सीक्रेटली होप कर रहे होते हैं कि जब प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं वो खुश एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग इसलिए, हमें लग रहा था कि लोग ऑनलाइन इसलिए बोले क्योंकि वो लेजी हैं या समथिंग, लेकिन कुछ लोग एक्चुअली इंटरेक्शन से ड्रेन हो जाते हैं और कुछ लोग एक्चुअली इंटरेक्शन से जो है ना उनको एनर्जी मिलती है। तो ये जो जिस बंदे का जितना फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा उस हिसाब से उसका वो ट्रेट ज़्यादा उभर के बाहर आएगा। अगेन इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ ट्रेट्स, आप अगर सिंपली सिर्फ ट्रेट्स को डिफाइन कर रहे हैं दो तरीकों से, तो ऐसे ट्रेट्स होंगे जो कॉमन होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पर्सनल होंगे। कॉमन ट्रेट्स में क्या क्या आ जाता है भाई? कॉमन ट्रेट्स के अंदर आ जाता है, कॉमन ट्रेट्स refers to those aspects of personality in respect to which most people within a given culture can be profitably compared। अच्छा जी, अच्छा कॉमन ट्रेट्स आर बेसिकली नोमोथेटिक। अब नोमोथेटिक क्या है आप पीछे जाके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, पर्सनल ट्रेट्स और पर्सनल डिस्पोजिशंस क्या होती हैं? ईच पर्सन यूनिक बिहेवियर, एक मिनट, दे डिटरमाइन ईच पर्सन यूनिक बिहेवियर, ठीक है जी। और इसमें अच्छा इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है आगे जाके, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था तो मैं समझ आया। ऐसा भी तो होता है क्योंकि हर कोई पर्सन टू पर्सन क्योंकि ये चीज़ वारी करती है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ना सिर्फ किसी एक इंसान के साथ ओपन अप होते हैं, या और वो भी जैसे कि लेट्स से लोग अपने थेरेपिस्ट के साथ ना बहुत ही डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू हाउ दे आर विद एवरीबडी एल्स। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक देयर पार्टनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेरेंट्स। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के अंदर ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि सिर्फ सर्टेन सिचुएशन में ही बाहर आएंगे। जैसे कि लेट्स से मेरे अंदर कुछ टेंडेंसी है कि मुझे लाइक लेट्स से आई बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अ लॉट, सही है। सो इफ आई गो अराउंड इन पब्लिक टॉकिंग अबाउट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्सनालिटी का ट्रेट है, लेकिन ये एक मेरे अंदर लेट्स से इंक्विजिटिवनेस है, ठीक है, कि मैं इंक्विजिटिव हूँ। अगर यही बात मैं जनरल ऑडियंस से, पब्लिक से करूंगी, बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ ही नहीं आएगी, सही है। और वही बात मैं एक इस ऐसे इंसान से करूंगी जो कि मुझे पता है कि मेरी तरह इंक्लूसिव है और वो भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, तो हम दोनों का एक ट्रेड होगा जो कि सिर्फ सर्टेन सिचुएशन में बाहर आएगा, वो सिर्फ हमको पता होगा। इसी तरह ये इस तरह ना आपकी जो साइकोलॉजिस्ट है ना, ये बहुत साइंस से ट्रिक और कंफ्यूज हो सकते हैं लोगों के ट्रेड्स के बीच में। मतलब कहने को तो ट्रेड इतनी सिंपल सी चीज़ है कि यार अच्छा ये बंदा काइंड है, अच्छा ये बंदा शाय है, अच्छा ये बंदा कॉन्फिडेंट है, हमें ये बात तो नज़र आ रही है। तो जो आपके कार्डिनल और दूसरा कौन सा था, सेंट्रल ट्रेड्स हैं, ये तो बड़ी आसानी से सामने आते हैं। लेकिन क्या पता आपके अंदर, हर किसी के अंदर कोई ऐसी सेकेंडरी ट्रेड्स हो जिसके बारे में उसको खुद भी अंदाजा नहीं हो, अनलेस एंड अंटिल देयर इन सर्टेन सिचुएशन। जैसे कि बहुत सारी फेयर सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर अनएक्सपेक्टेडली ऐसे लोग एक्ट कर जाते हैं या ऐसे लोग चार्ट संभाले जिनसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि एक इंसिडेंट हुआ था, आई एम नॉट श्योर लोगों को वो बात याद है या नहीं, मुझे वो बात बड़ी अभी तक याद है कि एक दफ़ा डी चौक इस्लामाबाद वाले ना, एक बंदे ने, एक शूटर टाइप का बंदा था, उसने पूरा उस जगह को घेर लिया था और मतलब बहुत बड़ा ड्रामा हुआ था। और एक पॉलिटिशियन था, वो उसके पास गया, and he's like a very kind इस तरह का पर्सन है, he's like, उसकी आवाज़ बहुत धीमी सी है, वो इस तरह बात करता है। सो दैट पॉलिटिशियन, एंड दिस वाज ऑन द न्यूज़, तो वो पूरी वीडियो कैप्चर हुई है न्यूज़ में, सही है। तो वो पॉलिटिशियन उसके पास गया, वो बंदा किसी से बात नहीं कर रहा था, वो पता नहीं गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहा था, वो कहता था मैं डी चौक को उड़ा दूंगा, पता नहीं उसने बॉम्ब इंस्टॉल करने का कहा था, हालांकि उसने कुछ किया वहीं था, उसने बस थ्रेट दिया था। सब परेशान हो गए थे कि भाई उसने तो इतनी इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल जगह के ऊपर जो है ना ये किया। तो उसके साथ एक बच्ची भी थी उसकी, सही है, इस शूटर के साथ, ठीक है। तो पॉलिटिशियन उसके पास गया, और वो पॉलिटिशियन जब आप टीवी पे भी उसको देखते हैं ना, या आप उसकी बात भी सुनते हैं, इज लाइक अ वेरी मीक, इस तरह का धीमी से बात करने वाला इंसान, सही है। सो व्हाट ही डिड वाज, वो उससे गया हाथ मिलाने, उसने कहा मैं तुम्हारी बच्ची को सलाम दुआ करना चाह रहा हूँ, सही। वो बच्ची के पास गया, उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, उसने मुड़ के ना उस बंदे से गन छीन ली। दिस हैपन लाइक इन लाइक 3-4 सेकेंड, ओके। तो जो शूटर था ना, वो बिल्कुल घूम गया कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो मतलब उसने कहा था मैं तुम्हारी बच्ची को से मिलना चाह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बच्ची इस पूरी सिचुएशन में ना बहुत डर गई है, तो ये तो वो जब उसका इंटरव्यू है ना बाद में उस पॉलिटिशियन का,
और उसके एक जो फेलोज थे वो भी साथ थे। तो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि हम ना इस बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये इतनी ब्रेवरी वाला काम करेगा। एक बंदा जिसने पूरे मुल्क को डरा के रखा हुआ है उसके पास जाएगा और इस तरह से उसको चेक कर लेगा और एकदम से चार्ट संभालेगा। उसने लिटरली गन वो करके उसके ऊपर गन दान दी थी और बहुत मजे का सीन था वो। खैर तभी मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं भेजूंगी। तो जब उस बंदे से पूछा ना रिपोर्टर ने कि आपने ये कैसे कर लिया, तो उस बंदे ने कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ये कैसे कर लिया। उसने कहा कि मतलब उस सिचुएशन में इन दैट मोमेंट आई जस्ट फेल लाइक ये मैं कर सकता हूँ और मैंने पहली दफा ऐसा कोई मतलब वो किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरी खुद फैमिली है, मैं इतने बड़े शूटर के साथ मैंने जाके इस तरह की मतलब हरकत की। तो ये वाली चीज़ है। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें आपको खुद नहीं पता होता कि आपका कौन सा ट्रेट है जो कि निकल के सामने आ सकता है। तो हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के हिसाब से, ठीक है। प्रोपियम का वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे दोबारा आ गया। ऑलपोर्ट रेफर्स टू दिस यूनिफाइंग कोर ऑफ पर्सनैलिटी एज प्रोपियम, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, बॉडीली सेल्फ, कंटिन्यूइंग सेल्फ आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें ईगो की भी बहुत सारी वो, ईगो एनहांसमेंट अलग है, ईगो एक्सटेंशन अलग है, सेल्फ इमेज अलग है। फिर मतलब बेसिकली इसने इनको और 3 4 5 6 कैटेगरीज के अंदर वो कर दिया था। ये टोटल 8 है। अप्रोप्रिएट स्ट्राइविंग, सेल्फ एज एन ओवर। ये वैसे मुझे नहीं लगता कि ये आई थिंक पढ़ने की हद तक पता होना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक वी हैव टू रिमेंबर दिस, बट यू नेवर नो, ठीक है। फिर आपका आ गया, दिस इज ऑलमोस्ट डन वैसे। ये आपका हो चुका है गॉर्डन अल्पोर्ट, ऑलमोस्ट केवल के हो ही गया ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद आपके आते हैं रेमंड कैटेल, ठीक है जी। अच्छा, he argues that psychology must be far more objective and mathematical. he is the guy जिसने वो statistical formula use किया था, सही है। objective and mathematical if it is to be a mature science। ये हम शुरू में ही हमने बहस पढ़ी थी कि भाई if it's a science, if it's not a science, तो what where he is coming from, he's saying कि भाई आपके पास इतना ठोस प्रूफ और एविडेंस होना चाहिए स्टैटिस्टिकल और साइंटिफिक in order to call this study that you're doing scientific, okay? So he provided us with a lot of research। वही वाली जो मैंने फैक्टर एनालिसिस वाली चीज़ बताई थी, इसने फैक्टर एनालिसिस को यूज कर बेसिकली इसने बिल्ड तो उसी पे किया जो कि गॉर्डन अल्पोर्ट ने कहा था, सही है। लेकिन उसने उसको स्टेटिस्टिकली पहले प्रूफ किया कि हाउ ही इज कैटेगराइजिंग स्टेट्स, व्हाट इज द रीजन, और वो क्या चीज़ कहाँ पे फिट होती है। ये चीज़ हम भी आगे पढ़े, सही। अच्छा, और इसी के बाद इस रिसर्च से फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास बिग 5 थ्योरी आ गई। वो मोरलेस इसी के बेस्ड है, ठीक है। तब इसने कुछ जो एक टर्म बताई वो थी डायनामिक ट्रेड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अर्जेस, सेंटिमेंट्स एंड एटीट्यूड्स। ये अर्ज यू वाला अर्ज नहीं है, ERGS वाला अर्जेस का क्या मतलब है मैं बताती हूँ, ठीक है। Human behavior is energized and directed towards specific goals by dynamic traits। Dynamic traits क्या होते हैं? Some of these motivational traits are inborn, whereas others are learned through contact with the environment, like we have discussed। Urge क्या होती है? This comes from a Greek word ergon, which for work or energy, ठीक है। Learn dynamic traits including general patterns of behavior जो कि sentiments होते हैं, specific tendencies of actions जो कि attitudes होते हैं। Attitudes, behavior, sentiment हम पढ़ चुके हैं सब, सही है। तो ये pretty much वही सब है। इसने सिर्फ इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी बात को एक्सप्लेन किया, ठीक है। हर तरह की अर्जेस हैं, वेल सब्सटेंट, मोर टेंटेटिव। फिर इसने बेसिकली अर्जेस के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जैसे कि ये सारी ये अलग अर्जेस हैं, सिक्योरिटी की अलग हैं, इस वाली अलग है, ये वाली अलग है, ठीक है। अब इनके अंदर इसने कैटेगरीज बना दी, हम इन कैटेगरीज के अंदर इसने फर्दर वो किया। जैसे आपका कोई एटीट्यूड है, उससे आपको कोई पॉसिबल सेंटिमेंट मिलेगा, उसको मिला के इसने अर्ज में कन्वर्ट करके एक वर्ड निकाल दिया। जैसे कि ये वाला बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आपका एटीट्यूड ये है, यू वांट अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ नेशनल डिफेंस, ठीक है। देन बट व्हाई डू यू वांट इट? पेट्रियोटिज्म और द लव ऑफ कंट्री, ठीक है। ये आपका एटीट्यूड था, ये आपका उसका रीजन था, व्हाई डिड यू वांट इट, जो आपका सेंटिमेंट था जिसकी वजह से आपका वो एटीट्यूड है। और इसको अगर आप सम अप कर दें तो आप ये क्यों चाहते हैं? आपकी इनेट जो नीड है टू फील पेट्रियोटिक। व्हाई डू यू फील पेट्रियोटिक? बेसिकली आप क्यों ऐसा चाहते हैं? You want a sense of security। So
इसने इस तरह इस हिसाब से अब ये सिक्योरिटी वाली कैटेगरी के अंदर ये जो चीज़ें इस इन दो पैरामीटर्स पे लाई करी वो आप सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में डाल दी। इस तरह इसने कैटेगराइजेशन की, ठीक है। फिर इसने बाद में आगे एक्सप्लेन किया कि डायनामिक ट्रेट्स के उसमें आ जाता है कि हाउ व्हाट व्हाई। तो आपके टेम्परामेंट ट्रेट्स और एबिलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हाउ यू डिड समथिंग, व्हाई यू डिड समथिंग, बेस्ड ऑन डायनामिक ट्रेट्स के अंदर ये फर्दर की वो आ जाती है, ठीक है। इस चीज़ से फ़ायदा ये हुआ कि he devised a written personality inventory to measure these sources। इसने उनको 16 पर्सनैलिटी फैक्टर का क्वेश्चन बनाया। ये 16 टाइप्स नहीं है, ये 16 ऐसे प्रीसेट्स और प्रोटोटाइप्स हैं जिसके अंदर आपके जो उसने पहले ना 171 ट्रेड्स की, उसके साथ 16 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा कि अर्थ ने किस तरह की कैटेगराइजेशन की। अगेन दोबारा से बता देती हूँ, विशिंग एंड वोटिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ नेशनल सेल्फ डिफेंस। हम सेल्फ डिफेंस चाहते हैं क्योंकि हम पेट्रियाटिक हैं और हम सेल्फ डिफेंस क्यों चाहते हैं, ये चीज़ किस बात के ऊपर किस वजह से ड्राइव हुई होती है, सिक्योरिटी की वजह से। हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो पर्सनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो हमारी फैमिली की सिक्योरिटी हो। ये चीज़ आगे जाके कहाँ पे कन्वर्ट करी होती है, सिक्योरिटी के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये पूरे इसने डिटेल में इसने देखो क्या क्या अर्थ की वो रखी हुई है, क्यूरियोसिटी, सेक्स, प्रोटेक्शन, सेल्फ असर्शन, सिक्योरिटी, हंगर, एंगर, डिस्गस्ट, इन इसने सारी चीज़ों को इनके ऊपर लाके वो कर दिया है, इन कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, ठीक है जी। इसके बाद क्या आ गया, टू हेल्प क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ ईच फैक्टर सम ऑफ दीज रिजल्ट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग डिस्कशन। अभी अगर आप लोग फर्दर रीडिंग करना चाहें तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। इसने अच्छा ये फैक्टर्स भी डिफाइन हुए हैं। आइए भी कितने फैक्टर्स हैं, 16 पूरे 16 फैक्टर्स हैं। पहला क्या था, एफेक्सिया साइजिया, उसके बाद है इंटेलिजेंस, स्केल्स के राइट्स और लेफ्ट हैं, ठीक है। या आप स्केल के इस साइड सबमिसिवनेस की साइड पर जाएंगे, या आप डोमिनेंस की साइड पर जाएंगे, या आप सर्जेंसी पे जाएंगे, या आप डिसर्जेंसी पे जाएंगे। फिर सुपर ईगो, इसमें बेसिकली ईगो, सुपर ईगो, इट सब कुछ आ गया। उसको भी इसने फर्दर जो है ना, ये LMO तक है मेरे ख्याल में, हाँ O तक है। देखिए इतनी सारी कैटेगरी है, तो किसी को अगर कैटेगरी समझनी है कि किस हिसाब से इसने कैटेगराइजेशन किया तो ये O तक की कैटेगरीज इसके। इसके बाद ये नीचे पूरी यहाँ पे भी बताएंगे A से लेकर O तक, ठीक है। क्या चीज़ है, उसका क्या मतलब है। लो, अच्छा ये दोनों साइड ऑफ स्केल है। ये अगर हाई साइड, जैसे कि लो साइड यहाँ पर है तो हाई वाला साइड यहाँ पर। लो इंटेलिजेंस डल, हाई इंटेलिजेंस ब्राइट। इससे समझ आ रहा है ना कि इसने क्या किया है, कैटेगराइजेशन ने क्या किया। इसने 16 फैक्टर्स भी बना लिया और इसने उन 16 में से भी 8 और 8 को राइट और लेफ्ट कर दिया, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि या तो फिर एक चीज़ की ये राइट वाली एक्सट्रीम है, या तो फिर एक चीज़ की लेफ्ट वाली एक्सट्रीम है, ठीक है। जैसे कि बेसिकली बहुत सिंपली बताऊँ तो जैसे हमारा मूड रेटिंग स्केल था, एक चीज़ स्केल के बिल्कुल अलग थी और दूसरी चीज़ स्केल के बिल्कुल अलग साइड पर थी। तो एक दूसरी एक्सट्रीम थी, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम थी और एक नेगेटिव एक्सट्रीम थी, सही है। तो ये आपका ये डिवीजन हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें इसने जो टर्म्स ने यूज़ किए हैं आगे हम पढ़ सकते हैं यहाँ से। एटीट्यूड, कॉमन ट्रेट, डायनामिक ट्रेट, जिसकी बेसिस पे इसने वो किया था, डिवीजन किया था। फैक्टर एनालिसिस, जो मेथड इसने इस्तेमाल किया था, इसके अंदर सब कुछ आएगा, ठीक है। इसने यूनिक ट्रेड्स का वो जो आइडिया देता वो ये था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल तक जो चीज़ लिमिटेड है वो उसका यूनिक ट्रेड है, ठीक है। इसने जो अच्छा हर किसी ने ट्रेड की अलग अलग डेफिनेशन दी है, तो इसकी ट्रेड की डेफिनेशन और उसकी ट्रेड की डेफिनेशन को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और पोर्ट वाले की ये पूरा मेथड है कि उसने किस तरह निकाला था। इनको थोड़ा अपनी कैटेगराइजेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो ये बहुत आसानी से सॉर्ट हो सकती है। जैसे कि उसने कहा कि एक सेकंड, हाँ, अनलाइक कैटल एंड आइजिंग इज एक्सट्रीम कैटेगरी ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। सो आइजिंग और कैटल ने जो किया था ना, उसने क्या था कि उसने स्टेटिस्टिकल फार्मूला और मैथमेटिकल रिसर्च को इस्तेमाल करके चीज़ें प्रूफ तो कर दी, लेकिन जो उसने टर्मिनोलॉजी यूज़ की ना वो कॉमन ऑडियंस के लिए और साइकोलॉजिस्ट के लिए और पीपल हिज सर्कल, वो उनके लिए मुश्किल हो गई। क्योंकि अगेन आप साइंस और मैथ्स वाली चीज़ों, हर चीज़ को आप साइंस और मैथ्स में डिफाइन नहीं कर सकते। साइकोलॉजी के अंदर आपको कहीं ना कहीं
कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोशल और बाकी चीज़ों को भी डालना पड़ता है। सही। सो व्हाट ही सेड वाज, उसने साइको एनालिटिक थ्योरी को माइंड में रखते हुए कैटेल की और गॉर्डन अल्पोर्ट की दोनों की चीज़ों को बेसिकली उसने इन्फ्यूज़ कर लिया एक जगह पर, कि उसने कहा कि आप कैटेगराइजेशन को भी इम्पोर्टेंट दें इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स, लेकिन आप बाकी चीज़ों को भी अकाउंट में लाएं। ठीक है, जैसे कि उसने कहा कि उसने इन दोनों को कंक्लूड कर दिया। कैसे? ही कंक्लूड्स दैट द कोर ऑफ पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ सुपर ट्रेट्स। अभी तक हम जो बातें कर रहे थे, डायनामिक ट्रेट्स, सेकेंडरी ट्रेट्स, आपके ऑलपोर्ट ने कहा था सेंट्रल ट्रेट, सेकेंडरी ट्रेट और कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, इसने कहा था डायनामिक ट्रेट्स कैटेल ने, और आइजैक ने कहा है सुपर ट्रेट्स। सुपर ट्रेट्स का क्या मतलब है? आप बेसिकली एक ब्रांच, उसको चीज़ को तीन हिसाब से, तीन कैटेगरीज में ब्रांच आउट करते हैं। ठीक है, पहले ये हो गई कि आइदर पर्सन इज फॉलोइंग इनटू इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये एक आपका हेड है। ठीक है, दूसरा है न्यूरोटिसिज्म है या स्टेबिलिटी है, या आप स्केल के इस साइड पर हैं या आप स्केल के उस साइड पर हैं। ठीक है, और तीसरा है साइकोटिसिज्म। सही है, ये तीन मेन हेड्स हैं जिसके अंदर थ्री फैक्टर थ्योरी, जो थ्री फैक्टर्स हैं वो ये हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन। ये और ये तीनों क्या है? ये तीनों सुपर ट्रेट्स हैं। ठीक है, इसके हिसाब से बेसिकली उन सब चीज़ों का फर्दर डिवीजन हो सकता है। ठीक है, जो बातें हम पहले कर चुके हैं। द सुपर ट्रेट्स ऑफ इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन इज सिमिलर टू द जंक्स का कार्ल यंग के कंस्ट्रक्ट के ऊपर। अभी कार्ल यंग आगे आएगा तो फिर वो मैं भी सरप्राइज नहीं वो करेगी। ठीक है, आइजैक डिफाइन करता है दी स्टेट्स एज रादर लिबिडो, जैसे कि उसने आपके फ्रॉइड ने कहा था कि इड की जो एनर्जी है वो लिबिडो है। सो व्हाट ही इज सेइंग कि जिस तरह वो कहता था कि ये चीज़ आपकी सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, सो व्हाट दिस गाय इज सेइंग इज दैट बेसिकली इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन जो है ना, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई और चीज़। और ये जो आपके अंदर टेंडेंसी है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगी। कैसे कैसे जंगल पड़ रहे हैं। ठीक है, द मोर, यहीं पे द मोर एक्सट्रोवर्टेड अ पर्सन इज आउटगोइंग, सोशेबल, इम्पल्सिव, वेयर एज द मोर इंट्रोवर्टेड पर्सन इज रिजर्व्ड, aloof and introspective. So look at the choice of words he has made. Reserved, aloof and introspective. So he's saying कि जो जितना खामोश है वो उतना इंट्रोस्पेक्शन करने का केपेबल है। लाइक हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स इज टेलिंग अस के ये दो चीज़ें ही कितनी इंपॉर्टेंट है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स ही कितनी इंपॉर्टेंट है किसी की ज़ात के लिए। और इसी टेंडेंसी से आप खुद सोचें कि जो जितना इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है वो उतना ज़्यादा डीप थिंकिंग उसमें जा सकता है, वो उतना ज़्यादा चीज़ों को क्वेश्चन कर सकता है। इसका ताल्लुक सिर्फ इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का ही ताल्लुक बहुत सारी और चीज़ों से भी है। ठीक है, फिर ये खैर डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी सा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद जो सेकंड वाला कैरेक्टरिस्टिक है, फैक्टर है, वो है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म क्या होता है? सुपर ट्रेट ऑफ न्यूरोटिसिज्म टेंड टू बी इमोशनली अनस्टेबल। जिसके अंदर न्यूरोटिसिज्म की वो ज़्यादा है टेंडेंसी, वो रिलेटिवली अनस्टेबल इंसान होगा, और जिसके अंदर कम है वो ऑब्वियसली स्टेबल होगा। ठीक है, जो जो उनके अंदर न्यूरोटिसिज्म की टेंडेंसी होगी वो उनके मूड स्विंग्स होंगे, वो ओवर रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में, उनको गुस्सा बहुत आएगा, वो गुस्से को एक्सप्रेस अलग अलग तरीके से करेंगे। और जो नहीं होंगे दे आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स और ओवर रिएक्ट टू फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, आपका न्यूरोटिसिज्म इससे डिफाइन हो जाता है। फिर साइकोटिसिज्म होता है, इंडिविजुअल्स विद हाई स्कोर्स ऑफ सुपर ट्रेट साइकोटिसिज्म आर ईगोसेंट्रिक एंड थिंक दैट द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम। वही नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी टाइप जो होती है उसके अंदर साइकोटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, they also tend to be aggressive, impersonal and lacking in concerns of rights or feelings of other people. तो अगर आपके अंदर साइकोटिसिज्म का वो या तो फिर आपके अंदर नहीं होगा, उसकी टेंडेंसी नहीं होगी, या तो फिर आपके अंदर होगी। तो ये तीन जो फैक्टर्स हैं ये पर्सनालिटीज को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी बेसिस पर आप। ठीक है, एक सेकंड, ये तीनों समझ आ गए हैं? इनमें सिर्फ एक ये थ्योरी है जो उन चीज़ों को इंक्लूड कर रही है, वो आखिरी चीज़ है बस ये। ठीक है, बिग फाइव थ्योरी। अच्छा, जो इसने सुपर ट्रेट्स बताए हैं ना, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, ये देखो ये चार यहाँ पे इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड यहाँ लाई करते हैं एक्सिस के एक्स एक्सिस पे, और न्यूरोटिक और स्टेबल वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। सही है, तो अब बेसिकली
ये अगर आप न्यूरोटिक स्टेबल से जज और एक्सट्रोवर्टेड से जज करें तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, अगर आप स्टेबल और इंट्रोवर्ट से जज करें तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। मतलब बेसिकली आपको अगर इन 4 वर्ड्स में से एटलीस्ट 4 फैक्टर्स में से एटलीस्ट 2 समझ आ रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि पर्सन के अंदर कौन सी चीज़ें जो है ना वो एविडेंटली उसके अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके ट्रेट्स के अंदर होंगी। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसको मतलब आप हर तरह से देखेंगे, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले उसको देखते हैं ना स्केल को, बिल्कुल आप इसको वैसे देख सकते हैं। इंट्रोवर्टेड न्यूरोटिक एक्सट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड स्टेबल एक्सट्रोवर्टेड इंट्रोवर्टेड, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है इसमें। ठीक है, अच्छा इसने इसको अच्छा इसके ऊपर बेस करके बिग फाइव थ्योरी बनी हुई है, क्योंकि उसके अंदर ना 5 में से 4 चीज़ें तो इस आइजिंग की थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन आ गई, ठीक है, न्यूरोटिसिज्म आ गया, और क्या आ गया, एक सेकेंड, खैर बिग फाइव के अंदर टोटल जो 5 चीज़ें वो ये हैं, इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, सही है। अच्छा, कार्ल यंग की थ्योरी के अंदर भी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ठीक है, फिर आ गया न्यूरोटिसिज्म, फिर एक चीज़ होती है अग्रीएबलनेस, कॉन्शियंटियस, इसको क्या बोलते हैं यार, इसकी बड़ा मुश्किल सी प्रोनाउंसिएशन है। हाँ, कॉन्शियंटियसनेस, conscientiousness, conscientiousness, नहीं, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नहीं है ये कॉन्शियस जो होता है ना हमारा ज़मीर, ये वो वाला कॉन्शियसनेस नहीं है ये दिस इज डिफरेंट। अच्छा, इसका मतलब बता देती हूँ ना, और 5वीं चीज़ होती है ओपन, ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये क्या है ये conscientiousness, कॉन्शियंटियसनेस, ये एक अच्छा टंग ट्विस्टर बन सकता है। conscientiousness, ये शियस नहीं है ना, है, गूगल पे चेक कर। हाँ मैंने इसकी सुनी वो क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन सुनी मैंने, दोबारा सुना देती हूँ सुन, ना। हाँ सुना दो। कॉन्शियंटियसनेस है ये अच्छा टंग ट्विस्टर बन जाएगा वैसे ना, कॉन्शियंटियसनेस, कहाँ चला गया, मिल गया, मैं सुना देती हूँ, बताना आवाज आई या नहीं। ठीक है, conscientiousness, कॉन्शियंटियसनेस, छोड़ो यही तो बोल रहा था। जिसकी मुश्किल वाली जो होगी ना बस समझ जाने की वही है। ठीक है, ये है क्या, मैं ही तो बता दूं पहले। अच्छा पहले जो चीज़ थी वो थी इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन, जो कि हमें पता ही है, अलूफ एंड रिटायरिंग वर्सेस सोशल एंड टॉकटिव। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म काम एंड सिक्योर वर्सेस, बिल्कुल ऑपोजिट साइड ही है सारी। अग्रीएबलनेस सस्पिशियस and uncooperative versus trusting and helpful. Conscientiousness, lazy and unreliable versus hardworking and reliable. ठीक है, openness to experience, conventional and down to earth versus non-conformist and creative. ये basically वही है कि या this side of the scale और that side of the scale, और ये 5 basic characteristics हैं जो कि आपकी big 5 के अंदर आती हैं। So big 5 is basically based on the 4, उसमें से 3 तो इसने बता दी थी ना, तो बाकी ओपननेस और अग्रीएबलनेस जो है ना वो एडेड है बिग 5 के अंदर। यार मेरा स्क्रीन जो है ना वो फ्रीज हो गया, जस्ट अ सेकंड। अब ठीक है, इसको सेव कर देना वरना ये जो हाईलाइट किया ना चला जाएगा। हुआ वैसे मेरे पास वैसे नहीं, अभी जो नया कर रहे हो पूरी, हाँ ये मैंने कर दिया, साथ हो गया। अच्छा, इसकी पूरी जो समरी है ना वो इसी पेज पे नीचे लिखी हुई है, तो ये किसी को कुछ भी अगर थोड़ा सा भी समझ नहीं आया ना, उसमें सारा कुछ आराम नाम से लिखा है। जैसे अग्रीएबलनेस क्या होता है, एक्सटेंड टू विच वन इज ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल, ये अग्रीएबलनेस है।
सही है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉन अग्रीबल या लेस अग्रीबल जो होगा वो दूसरी साइड पे स्केल क्या होगा, वन ऑफ द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, ठीक है। सेकंड बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, these emerge from numerous researches factor, basically ये देखो उसने पहले वाले ने आपको दिए थे 4500 वर्ड्स गॉर्डन एल्पोर्ट ने, ठीक है, और उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फिर उसके बाद कैटेल ने उनको सिंप्लीफाई करके 171 ट्रेट्स और 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स में डिवाइड किया था। अब उन दोनों को मिलाकर उसके बाद जो फर्दर डिवीजन है ना वो उसके बाद ये वाली थ्योरी फॉर्म हुई है जो हांस आइजैक ने की है, बिग 5। तो बिग 5 बेसिकली उन सब का निचोड़ है, उसमें ये सारी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है, उनको समराइज करके इससे बनाई थी। कॉन्शियसनेस जो है इसका ये क्या, एक्सटेंड टू विच वन इज हार्ड वर्किंग एंड रिलायबल, बेसिकली हाउ रिलायबल और हार्ड वर्किंग समबडी इज। राइट साइड ऑफ द स्केल वुड मीन कि वो है और दूसरी साइड ऑफ द स्केल वुड मीन कि वो नहीं है, ठीक है। फिर इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन हम पता है, न्यूरोटिसिज्म, एक्सटेंड टू विच वन इज नर्वस एंड इनसिक्योर, यानी कि कितना इमोशनली अनस्टेबल, एज अपोज टू काम इनसिक्योर, उतना इमोशनली स्टेबल। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एक्सटेंड टू विच वन इज क्रिएटिव एंड नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट, यानी कि मोर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, और कन्वेंशनल एंड डाउन टू अर्थ, यानी कि लेस ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, सही है। और सुपर ट्रेट्स क्या है, ये जो 3 मेन इन तीनों उसकी कैटेगरीज के अंदर जो चीजें वो लाई करती हैं ट्रेट्स, वो आपके सुपर ट्रेट्स हैं।